नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आसियान समिट से भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता में बोले, 21वीं सदी एशिया की सदी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। इसके बाद वे भारत रवाना हुए और शाम करीब 6:10 पर नई दिल्ली पहुंच गए। आसियान में पीएम ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। वहीं दोस्तों, पीएम ने आगे कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान का प्रमुख स्थान है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय संबंध है। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हमारे आपसी सहयोग में वृद्धि हो रही है। हमारी साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति विडोडो का अभिनंदन करता हूं। आसियान समिट की अध्यक्षता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एयरफोर्स ने 10,000 फीट ऊंचाई पर लहराया G20 का झंडा। दिल्ली में ट्रैक्टर से सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिस वाले। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। समिट में 29 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। इसकी सुरक्षा के लिए देश भर के 1.5 लाख जवान तैनात किए गए हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली पुलिस के जवान राजघाट इलाके में ट्रैक्टर से गश्त कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 जवान ट्रैक्टर पर सवार होकर इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक और वीडियो आया है जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान नाव पर सवार होकर यमुना नदी में गश्त कर रहे हैं। उधर दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र ने गुरुवार यानी कि 7 सितंबर को 10,000 फीट से स्काई डाइविंग करते हुए G20 का झंडा फहराया। वीडियो के बैकग्राउंड में बॉलीवुड फिल्म 83 का सॉन्ग लहरा दो गाना भी बज रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रावण के अहंकार, बाबर के अत्याचार से नहीं मिटा सनातन, इन तुच्छ लोगों से, उदयनिधि के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। जी हां दोस्तों, देश में सनातन को लेकर हो रही बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन पर उंगली उछालने वालों पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा है कि जब देश सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए सनातन पर उंगलियां उठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विरोध करने वाले भूल गए हैं कि रावण के अहंकार, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से भी सनातन मिट नहीं पाया था। ऐसे में ये तुच्छ लोग कहां से सनातन को मिटा पाएंगे। वहीं दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि सत्य एक है, लेकिन लोग अपनी मूर्खता से सूर्य पर थूकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। रावण और हिरण्यकश्यप और कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन उनका सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा, पर ईश्वर बचा और आज भी है। सनातन धर्म सत्य है, कभी नहीं मिट सकता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपीआई से अब कैश भी विड्रॉ कर सकेंगे। एटीएम पर क्यूआर कोड स्कैन करने से निकल जाएगा पैसा। जी हां दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई से अब कैश भी विड्रॉ किया जा सकता है। मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में यूपीआई एटीएम दिखाया गया। इस एटीएम के इस्तेमाल के लिए कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल दोस्तों, बस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर ही आप पैसा निकाल सकते हैं। इस एटीएम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इस एटीएम मशीन पर यूपीआई कार्डलेस कैश को सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें आप 100 रुपए, 500, 1000, 2000, 5000 जैसा अमाउंट चुन सकते हैं। एटीएम पर क्यूआर कोड डिस्प्ले होगा। यूपीआई ऐप से उसमें आप स्कैन करेंगे, यूपीआई पिन दर्ज करेंगे और कैश आपके हाथ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार समेत 19 राज्यों में तेज बारिश। मानसूनी ब्रेक हटते ही लौटा बारिश का दौर। अगस्त में 36% कम बरसा था पानी। जी हां दोस्तों, देश में मानसूनी बारिश का दौर लौटाया है। अगस्त में लगा मानसूनी ब्रेक 3-4 सितंबर को हट गया। इसके बाद बीते 2 दिन से उन राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है जहां सूखा पड़ा हुआ था। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल देश के 19 राज्यों में जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अगले 2 दिन यानी कि 9-10 सितंबर को भी 14 राज्यों में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। लंबे समय से अच्छी बारिश को तरस रहे तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारत में 1 सदी से भी ज्यादा समय में इस बार सबसे सूखा अगस्त रहा। इसमें सामान्य से 36% कम बारिश हुई। मौसम एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा और सितंबर में बारिश की कमी पूरी हो जाएगी। एक्सपर्ट्स ने 4 सितंबर के बाद बारिश में तेजी आने का अनुमान लगाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अनुराग ठाकुर ने कहा, अहंकार में चूर घमंडिया गठबंधन सनातन पर कर रहा ओछी बयानबाजी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया और कहा कि इनके नेताओं द्वारा सनातन धर्म पर लगातार की जा रही ओछी बयानबाजी को उनका अहंकार
अहंकार है। वह इन नेताओं को देश से माफी मांगने की भी जरूरत है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इतिहास गवाह है कि सनातन और हिंदू सभ्यता को मिटाने की कोशिशें मुगलों और अंग्रेजों ने आज से नहीं सदियों से की है, लेकिन सनातन सत्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। सनातन को लेकर जैसी टिप्पणियां आजकल घमंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं, ईश्वर से यह कामना करता हूं कि इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं का अहंकार और घमंड थोड़ा कम करें, इनकी सोच में थोड़ा सुधार कर दें, थोड़ी सद्बुद्धि दे दें, क्योंकि इनका अहंकार और घमंड इनको इतने निचले स्तर के बयान देने पर मजबूर कर सकता है कि वह सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह हिंदुओं को अपमानित करते हैं, लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं कि सभी घमंडिया गठबंधन के नेताओं को कि इस सोच को रखकर मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत इंडिया विवाद के बीच यूरोप में राहुल गांधी 9 महीने में तीसरा विदेशी दौरा, यूरोपियन यूनियन के सांसदों से मुलाकात करेंगे। जी हां दोस्तों, भारत इंडिया विवाद के बीच राहुल गांधी यूरोप में हैं। गुरुवार तड़के वे ब्रिसेल्स पहुंचे। आज वो यहां यूरोपीय संघ में सांसदों से मुलाकात करेंगे। ये राहुल गांधी का इस साल का तीसरा विदेशी दौरा है। इससे पहले वे मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। वो समिट खत्म होने के बाद भारत लौटेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राहुल इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। बीते 9 साल में राहुल की 22 विदेशी यात्राएं विवादित और सोशल मीडिया पर चर्चा में रही। इनमें एक जर्मनी का वह दौरा भी है जिसमें उन्होंने संसद में पीएम मोदी को गले लगाने का राज खोला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया में बढ़ रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा, इसमें एशिया मिडिल ईस्ट के देश सबसे आगे। WHO ने देशों से डेटा मांगा। जी हां दोस्तों, WHO ने दुनिया भर में कोरोना के केस और वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़ने की पुष्टि की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए सभी देशों से कोविड-19 से जुड़ा पूरा डेटा शेयर करने की अपील की है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रियेसस ने कहा कि यूरोप में कोरोना की वजह से भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है, जबकि एशिया और मिडिल ईस्ट में मौतों के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। WHO के मुताबिक केवल 43 देश ही कोविड से होने वाली मौत के आंकड़े साझा कर रहे हैं। वहीं सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जो भर्ती हुए मरीजों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। संगठन ने बताया कि फिलहाल दुनिया में कोई भी एक वेरिएंट ऐसा नहीं है जो सबसे तेजी से फैल रहा हो। हालांकि EG.5 ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और BA.2.86 सब वेरिएंट के 11 देशों में केस मिले हैं। घेब्रियेसस ने कहा कि भर्ती हुए मरीजों और मौत का आंकड़ा इस बात का सबूत है कि कोरोना अब हमारे बीच में ही रहने वाला है और हमें इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। WHO ने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड आ रही है, ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। इसी वजह से अस्पतालों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमने चंद्रयान लॉन्च कर दिया लेकिन सनातन धर्म पर बयान पर बेटे के बचाव में उतरे तमिलनाडु सीएम स्टालिन। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस बयान पर उदयनिधि ने सफाई दी है। अब सीएम M.K. स्टालिन ने भी बेटे का बचाव किया है। M.K. स्टालिन ने कहा कि उन्होंने सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए जो अनुसूचित जाति, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। उनका किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक M.K. स्टालिन ने कहा कि बीजेपी समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ उनके रुख को बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं। उन्होंने एक झूठी कहानी फैलाई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेना ने चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किए हाईटेक ड्रोन। ये पहाड़ी इलाकों में वजन ले जा सकते हैं। लद्दाख के न्योमा बेल्ट में BRO बनाएगा एयरफील्ड। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर फोकस कर रही है। इसलिए उसने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान से विपरीत हालात में मुकाबले के लिए जम्मू कश्मीर के नॉर्थ और वेस्ट बॉर्डर पर स्वदेशी ड्रोन तैनात किए हैं। उधर दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के स्ट्रेटेजिक न्योमा बेल्ट में 218 करोड़ की लागत से एयरफील्ड बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को इसकी आधारशिला रखने वाले हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक नॉर्दर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिघ्य सेन गुप्ता ने कहा कि दुश्मन का मुकाबला करने या निगरानी करने के लिए हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हाईटेक ड्रोन तैनात किए गए हैं। इन्हें देश में ही बनाया गया है। लॉजिस्टिक ड्रोन और ऑटोनॉमस व्हीकल्स को लेकर काफी रिसर्च हुआ है। सेन गुप्ता ने कहा कि हम लॉजिस्टिक ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इनको लेकर अलग अलग चुनौतियां हैं। हम ऑपरेशनल एंड पर लॉजिस्टिक ड्रोन से ऊंचाई वाले इलाकों में बनी चौकियों तक वजन ले जा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G20 समिट के लिए मेहमानों का भारत आना हुआ शुरू।
मॉरिशस पीएम जुगनौथ पहुंचे, बोले वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर थीम सबसे बेहतर। जी हां दोस्तों, राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का आना गुरुवार से ही शुरू हो गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ समिट के लिए पहुंच गए हैं। उन्होंने समिट की थीम वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर के लिए कहा कि मुझे लगता है कि इससे बेहतर थीम हो ही नहीं सकती थी जिसे भारत ने चुना है। इसे संस्कृत के वसुंधैव कुटुंबकम से लिया गया है। जुगनौथ ने कहा कि मुझे लगता है कि जब हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हैं तो यह और भी प्रासंगिक है, क्योंकि एक देश जो करता है उसका असर न केवल उस देश पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए हमें सामूहिक रूप से यह दिखाना होगा और हमें सामूहिक रूप से इस पर काम करना होगा। हम में से हर एक का कर्तव्य है कि हम ग्रह को बचाएं और पूरी आबादी को बचाएं। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि भारत ने इंक्लूसिव यानी कि समावेशी अप्रोच है, यह हर किसी को इसमें शामिल करने का प्रयास है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। रिलायंस ने एडे मम्मा में 51% हिस्सेदारी खरीदी। सेंसेक्स 385 अंक की तेजी के साथ 66,265 पर बंद। कोल इंडिया निफ्टी 50 का टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, आज गुरुवार यानी कि 7 सितंबर को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 385 अंकों की तेजी के साथ 66,265 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में 116 अंकों की तेजी रही है, 19,720 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयरों में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी सेक्टरल इंडेक्स पर फार्मा, एमएफसीजी, मेटल और हेल्थ केयर लाल निशान में रहे, जबकि बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, ऑटो, मेटल सहित सभी इंडेक्स हरे निशान में रहे। दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो टॉप गेनर्स में कोल इंडिया, लार्सन एंड टर्बो और इंडसइंड बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर्स में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ओएनजीसी और ब्रिटानिया रहे। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिलायंस रिटेल वेंचर ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट के किड्स एंड मैटरनिटी वियर ब्रांड एडे मम्मा में 51% हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि दोनों कंपनियों ने इस डील की फाइनेंशियल डिटेल के बारे में खुलासा नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने आधा दर्जन अमेरिकी प्रोडक्ट से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत आने से पहले लिया फैसला। जून 2019 में 120% तक बढ़ा दी थी ड्यूटी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत आने से पहले भारत सरकार ने बादाम, सेब, अखरोट और दाल जैसे करीब आधा दर्जन अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। जून 2019 में सरकार ने अमेरिकी अखरोट पर 30% से 120% तक और चना मसूर दाल पर 30% से 70% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी की जून में ऑफिशियल अमेरिकी यात्रा पर दोनों देशों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में 6 विवादों को खत्म करने और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क को हटाने का फैसला लिया था। जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने शुक्रवार को भारत आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे। सरकार के इस फैसले से चना पर 10%, मसूर दाल पर 20%, ताजे या सूखे बादाम पर 7% प्रति किलो, छिलके वाले बादाम से 20 रुपए प्रति किलो, छिलके वाले अखरोट से 20% और सेब से 20% ड्यूटी हटाई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकारी दस्तावेजों पर दिखाई दे सकता है भारत, टॉप अफसरों का खुलासा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निमंत्रणों और संबंधित कागजों से लेकर उनके आधिकारिक दस्तावेजों पर भारत नाम दिखाई देना शुरू हो सकता है। हालांकि यह बिना किसी पूर्वव्यापी प्रभाव के होगा। उन्होंने बताया कि भारत पहले से ही कर्मयोगी भारत जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में आधिकारिक दस्तावेजों पर उपयोग में है। दरअसल दोस्तों, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे नए दंड संहिता के लिए नाम प्रस्तावित किए थे, तब यह मामला चर्चा में है। उन्होंने नामों को बदलते हुए इंडियन पिनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता, और यही बात आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC के लिए भी लागू होती है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन जाती है। जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य विधेयक बन गया है। अफसर ने कहा कि भारत शब्द अब केंद्र सरकार की योजनाओं में अधिक देखने को मिल सकता है, जैसे कि भारत ड्रोन शक्ति। हालांकि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की तर्ज पर नामित योजनाएं भी बनती रहेंगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदांता से तोड़ी डील, अब भारत में चिप बनाने के लिए फॉक्सकॉन को मिला नया पार्टनर, सरकार ने मांगी पूरी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने बीते दिनों वेदांता से डील तोड़ने का ऐलान किया था। कंपनी ने कहा था कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि ताइवानी कंपनी ने डील तोड़ने के साथ ही यह भी कहा था कि उनका भारत में निवेश को लेकर इरादा नहीं बदला है। अब खबर आ रही है कि ताइवानी फॉक्सकॉन ने टेक्नोलॉजी ग्रुप भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने के लिए ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एनवी के साथ मिलकर काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्सकॉन और फ्रेंच इतालवी ST माइक्रो ने मिलकर भारत में 40 नैनोमीटर चिप प्लांट बनाने के लिए आवेदन करने की योजना बनाई है। योजना यह है कि ये दोनों मिलकर जो चिप बनाएंगे जिनका इस्तेमाल कार, कैमरे, प्रिंटर जैसी कई अन्य मशीनों में किया जाता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत सरकार ने फॉक्सकॉन से ST माइक्रो के साथ अपनी साझेदारी के बारे में अधिक जानकारी मांगी है। खबर यह भी है कि फॉक्सकॉन कुछ अन्य कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रही है जिनके पास चिप बनाने की तकनीक है। हालांकि सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही फॉक्सकॉन और ST माइक्रो ने भी इस पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल के गवर्नर ममता से बोले राजभवन में प्रदर्शन करें, मुख्यमंत्री का आरोप, पास हुए बिल रोके, विधायकों की सैलरी 40-40 हजार बढ़ाई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल VC आनंद बोस ने 7 सितंबर को CM ममता बनर्जी को राजभवन में गेस्ट के रूप में प्रदर्शन करने के लिए इन्वाइट किया। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने गवर्नर पर विधानसभा से पारित बिलों को रोकने का आरोप लगाया था। CM ने इसके विरोध में राजभवन के बाहर धरना देने की धमकी दी थी। इसके बाद राज्यपाल CV आनंद बोस की यह प्रतिक्रिया आई। आनंद बोस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपनी संवैधानिक सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वे राजभवन के भीतर आएं और वह चाहे तो विरोध प्रदर्शन करें। वहीं CM ममता बनर्जी ने विधानसभा में राज्य के विधायकों के वेतन में 40,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की। उधर राज्यपाल ने एक वीडियो जारी कर राज्य के विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के विश्वविद्यालयों को भ्रष्टाचार और हिंसा मुक्त बनाने की लड़ाई जारी रखूंगा। पहले नियुक्त किए गए कुलपतियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न जैसे आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हुई कुछ नियुक्तियों के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BMW ने लॉन्च किया 2 सीरीज M परफॉर्मेंस एडिशन, 46 लाख रुपए है कीमत। जी हां दोस्तों, BMW इंडिया ने 2 सीरीज ग्रैंड कूप M परफॉर्मेंस एडिशनल को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक शोरूम कीमत 46 लाख रुपए रखी गई है। यह 220i M स्पोर्ट्स प्रो ट्रिम से 50,000 रुपए महंगी है। M परफॉर्मेंस एडिशन केवल पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है और यह एक लिमिटेड एडिशनल मॉडल है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, BMW 2 सीरीज M परफॉर्मेंस एडिशनल केयर सेफ फायर ब्लैक कलर में उपलब्ध होती है, जिसका इंटीरियर ब्लैक और बेंज कलर में दिया जाता है। दोस्तों इस कार में एक 2.0 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 179 HP पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 7 स्पीड मैनुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है। यह कार केवल 7.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इस्लामिक देशों ने कहा महिलाओं को शिक्षा दे अफगान हुकूमत, तालिबान का जवाब, इस मामले में सब्र रखिए। 3 दिन चली बातचीत बेनतीजा रही। जी हां दोस्तों, इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC का एक डेलीगेशन इन दिनों काबुल में है। OIC मेंबर्स अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर वुमेन एजुकेशन शुरू करने का दबाव डाल रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत ने OIC के मेंबर कंट्रीज से कहा है कि उन्हें इस मामले में सब्र से काम लेना चाहिए। कुल मिलाकर अब तक तालिबान हुकूमत और OIC डेलीगेशन के बीच इस मामले में कोई डील नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक OIC का जो डेलीगेशन काबुल पहुंचा है उसमें कई धर्मगुरु भी शामिल हैं। उन्होंने तालिबान हुकूमत के हज और मजहबी मामलों के मंत्री नूर मोहम्मद शाकिब के अलावा एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी से भी लंबी बातचीत की। बाद में यह कई आला अफसरों से भी मिले। इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस गर्ल्स एजुकेशन पर रहा। तालिबान ने सत्ता में आने के बाद महिला शिक्षा पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्रीन कार्ड पाने से पहले मर जाएंगे 4 लाख भारतीय, 134 साल का वेटिंग टाइम, अमेरिकी स्थायी निवासी कार्ड के इंतजार में 11 लाख लोग। जी हां दोस्तों, अमेरिका में रह रहे 11 लाख भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार है। यह दावा अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में किया गया है। इसके मुताबिक अमेरिका में रोजगार के लिए ग्रीन कार्ड का आवेदन करने वाले भारतीयों की संख्या 11 लाख तक है। इनमें से 4 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन कार्ड मिलने तक उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। अमेरिका में प्रवासी लोगों को परमानेंटली रहने के लिए ग्रीन कार्ड या स्थायी
निवासी कार्ड दिया जाता है। अमेरिका में रोजगार आधारित नागरिकता के लिए 18 लाख लोगों के आवेदन पेंडिंग है। इनमें से 63% यानी कि 11 लाख भारतीयों के आवेदन है। दोस्तों, ग्रीन कार्ड को ऑफिशियली भाषा में परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहा जाता है। किसी को ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब यह होता है कि वो व्यक्ति उस जगह पर परमानेंटली रह सकता है। सभी देश एक तय सीमा में ये कार्ड लोगों को देते हैं। अमेरिका थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फैमिली स्पॉन्सर्ड सिस्टम के तहत लगभग 83 लाख नागरिकता के आवेदन पेंडिंग में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने में 134 सालों का वेटिंग टाइम लगेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मून मिशन लॉन्च करने वाला 5वां देश बना जापान। स्नाइपर लैंडर के साथ रवाना हुआ H-2A रॉकेट खराब मौसम की वजह से पहले 2 बार टला। जी हां दोस्तों, जापान की स्पेस एजेंसी 7 सितंबर यानी कि आज सुबह अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया। मून मिशन स्नाइपर लैंडर के साथ H-2A रॉकेट तेनागाशिमा स्पेस सेंटर से स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:42 पर लॉन्च किया गया। इसके 3 से 4 महीने में चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचने और अगले साल जनवरी में लैंड करने की उम्मीद है। इसकी लॉन्चिंग डेट पहले 26 अगस्त थी, बाद में 28 अगस्त की गई, लेकिन खराब मौसम की वजह से जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने इसकी प्लानिंग टाल दी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय शेयर बाजार का सबसे महंगा शेयर कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय शेयर बाजार का सबसे महंगा शेयर कौन सी कंपनी का है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।